नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजिंग में एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक, एलएसी समेत किन मुद्दों पर होगी बात आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि अब एशिया में चीन की नहीं भारत की होगी धाक, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका देगा साथ, नए राष्ट्रपति ने दिया सिग्नल। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि भारत कर रहा है युद्ध की तैयारी, अमेरिका और हिंदुस्तान के हथियार डील से घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, मोदी सरकार की तारीफ भी की। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल हुआ स्वीकार, 198 के मुकाबले विधेयक के पक्ष में पड़े 269 वोट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि जनरल कोच में 250 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर सकेंगे, 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजिंग में एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक, जल्द एलएसी समेत बड़े मुद्दों पर होगी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री आज बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि की 23वीं बैठक कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के दौरान दोनों विशेष प्रतिनिधि सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के विशेष प्रतिनिधि श्री अजीत डोभाल 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष महामहिम श्री वांग यी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री के साथ एसआर की 23वीं बैठक करेंगे। जैसा कि 23 अक्टूबर 2024 को कजान में दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सहमति हुई थी। दोनों एसआर सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे। एनएसए डोभाल और वांग यी के बीच बैठक अक्टूबर में नई दिल्ली और बीजिंग के बीच भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने के बाद निर्धारित की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब एशिया में चीन की नहीं भारत की होगी धाक, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका देगा साथ, नए राष्ट्रपति ने दे दिया सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अरुणा दिशानायके अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए। श्रीलंका में जब से दिशानायके ने अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद से ये उनका पहला विदेशी दौरा था। भारत को अपने पहले दौरे के लिए चुनना श्रीलंका और भारत की मित्रता की तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि जब से दिशानायके चुनाव जीते और लेफ्ट पार्टियों की मदद से सत्ता में आए, तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दिशानायके की भारत नीति पूर्ववर्ती सरकारों से एकदम अलग हो सकती है। कई विश्लेषक ये मान रहे थे कि दिशानायके भारत की अपेक्षा चीन को ज़्यादा तरजीह दे सकते हैं, लेकिन दिशानायके के भारत दौरे ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। दोस्तों, गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद दिशानायके श्रीलंका की जनता के नए हीरो के तौर पर उभरे। यही वजह है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव और फिर संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी व गठबंधन दल बहुमत से सत्ता में आए। श्रीलंका में आर्थिक संकट आने की एक बड़ा कारण चीन का श्रीलंका में बढ़ता प्रभाव था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत कर रहा है युद्ध की तैयारी, अमेरिका और हिंदुस्तान के हथियार डील से घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, मोदी सरकार की तारीफ भी की। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस के रक्षा समझौते से जुड़ी एक खबर हाल में सामने आई है। भारत ने रूस के साथ रक्षा उपकरणों के ऑर्डर में कमी करते हुए पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं की तरफ रुख किया है। यह भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि परंपरागत रूप से नई दिल्ली हथियारों के लिए मॉस्को पर निर्भर रही है। भारत की इस शिफ्ट पर दुनिया का भी ध्यान गया है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की तारीफ की है और कहा है कि यह बदलाव बहुत अहम है। कमर चीमा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच के कुछ रक्षा समझौतों में देरी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस खुद यूक्रेन से युद्ध में उलझा है। ऐसे में वो भारत को टाइम से हथियार नहीं दे पा रहे हैं और इससे भारत खुश नहीं है। ऐसे में भारत ने हथियारों के लिए पश्चिम और अमेरिका की तरफ रुख किया है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल हुआ स्वीकार, 198 के मुकाबले विधेयक के पक्ष में पड़े 269 वोट। जी हाँ दोस्तों, संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में केंद्र ने मंगलवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया। संसद के निचले सदन में विपक्ष के विरोध के बाद ई वोटिंग कराई गई, जिसमें विधेयक के पक्ष में 269 वोट प्राप्त हुए, जबकि 198 वोट बिल के खिलाफ पड़े।
हालांकि ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद जेपीसी सुझाव देगी और इस पर एक नया बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्रीय चुनाव पर संविधान विधेयक 2024 पेश किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ही प्रस्ताव दिया कि विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया। लोकसभा दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकेंगे। 3000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकालें तो रोज 5 लाख से ज़्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफ़र करेंगे। इतने ज़्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी समाधान जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द कर दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में बनेगा एक और बांग्लादेश। साल 1971 का युद्ध याद आया तो पाक एक्सपर्ट का छल का दर्द, बोले हमने सबक नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के इतिहास में 16 दिसंबर का एक खास महत्व है। इस दिन बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी सेना की हार हुई थी। इससे बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग आज़ाद देश बनाने का रास्ता साफ हुआ था। बांग्लादेश में लगातार जारी सियासी उथल पुथल के बीच मंगलवार को 53वां विजय दिवस मनाया गया है। बांग्लादेश के अलग देश बनने पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीमा ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि पाकिस्तान के सामने एक बार फिर से बंटने का खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हम नौजवानों को इजराइल भेज रहे, योगी ने प्रियंका को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के संसद में फिलिस्तीन लिखे बैग ले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। योगी ने यूपी विधानसभा में कहा कि कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही है और हम अपने नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी के अब तक करीब 5600 से अधिक युवा इजराइल गए हैं, जहां निर्माण कार्य के लिए उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची थी। बीजेपी ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। बीजेपी ने कहा था कि प्रियंका को बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता। इसके बाद मंगलवार को प्रियंका गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पानी, बिजली, विकास और रोजगार के लिए राजस्थान को पीएम मोदी की सौगात, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पानी, बिजली, सड़क और रेलवे के साथ कुल 24 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी। और उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास को नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। उनके नेतृत्व में पहला साल आने वाले सालों को मजबूत नींव प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को भी बल मिलेगा और रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे। राजस्थान की टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को और नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इन परियोजनाओं में राजस्थान में भी जल्द से जल्द 100% घरों तक नल से जल पहुँचेगा। CR पाटिल के नेतृत्व में जन भागीदारी से एक अभियान चलाया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्जिंग वेल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जिन राज्यों में पानी की किल्लत है, वहां अब तक करीब 3 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान पर चर्चा, आपातकाल देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि कुर्सी को, JP नड्डा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। जी दोस्तों, राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर बहस हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कांग्रेस पर आपातकाल समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। नड्डा ने कहा कि हम जो त्यौहार मनाते हैं वो एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारे समर्पण, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर का सदुपयोग कर राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम
स्वयं प्रगतिशील नहीं है। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में अजंता और एलोरा की गुफाओं की भी छाप थी और हम उस पर कमल की छाप भी देखते हैं। कमल इस बात को दर्शाता है कि कीचड़ और दलदल से बाहर आने और आज़ादी के लिए लड़ने के बाद हम एक नई सुबह और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमारा संविधान भी कमल से हमें ये प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी समेत राज्यों में और लुढ़केगा पारा, तेज होगा शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है और कई राज्यों के लोगों को शीतलहर और कोहरे की डबल मार झेलनी पड़ रही है। मगर आने वाले दिनों सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 17 दिसंबर 2024 को देश भर के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में रहेगा, जबकि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम का तीव्र प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर भारत के हिमालयी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में होगा गृह युद्ध, मुख्यमंत्री ने दी बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी, जिसके बाद टेंशन में शहबाज सरकार। जी दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने शनिवार को कहा कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता बंदूकें लेकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने इमरान खान से शांति की वकालत बंद करने का भी आग्रह किया। इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ जल्द ही सैन्य मुकदमे शुरू होने का अंदेशा है। एबटाबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि इमरान खान, अल्लाह के लिए शांति की वकालत बंद करो। अगली बार हम शांति के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम हथियारों के साथ बाहर आएंगे तो हम दिखा देंगे कि कौन भागता है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब जेल में बंद PTI संस्थापक ने चेतावनी दी है कि अगर नवंबर में विरोध प्रदर्शनों की न्यायिक जांच सहित उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इस महीने की 16 तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से युद्ध के लिए तैयार हो रहा है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान को अमेरिका से एब्राम टैंकों की पहली खेप मिल गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिका से 38 एडवांस एब्राम युद्ध टैंक प्राप्त हो गए हैं। ताइपो को ये टैंक ऐसे समय मिले हैं जब चीनी हमले का खतरा बढ़ रहा है। इसे देखते हुए ताइवान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसमें अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददगार है। अमेरिका लंबे समय से ताइवान के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालांकि सैन्य सहयोग पर भी चीन गुस्सा दिखाता रहा है, जो ताइवान के अपना हिस्सा होने का दावा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ 2025 में हाईटेक तेवरों संग तैनात है फायर ब्रिगेड, रोबोटिक फायर टेंडर करेंगे आग से मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की दिशा में अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। मेला क्षेत्र में हाईटेक इक्विपमेंट, क्विक रिस्पांस, जीरो फायर कॉन्सेप्ट के साथ अलर्ट मोड पर तैनात हो चुका है। महाकुंभ नगर के कुल 25 सेक्टर में 56 फायर स्टेशन, थाना और 26 पुलिस चौकी के साथ ही जीरो फायर थीम पर कार्य हो रहा है। महाकुंभ मेला में अग्निशमन विभाग में तैनात अमन शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तर प्रदेश, ने ANBT संवाददाता से बताया कि विगत माघ मेला 2024 और कुंभ 2019 में हुई आग की दुर्घटना को देखते हुए इस बार महाकुंभ 2025 फायर विभाग ने जागरूकता का एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में तैनात बड़ी संख्या में तैनात फायरमैन और संबंधित अधिकारी कैंपों में जाकर कल्पवासियों, दर्शनार्थियों और पर्यटकों को आग से बचने के उपाय, आग बुझाने, सुरक्षा के तरीकों और त्वरित सूचना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर को बताएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के पास अब कौन सा प्लान लेकर जाएंगे अजीत डोभाल, आ गई दौरे की तारीख। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल LAC और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए 17 दिसंबर को चीन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो 2 से 3 दिन तक चीन में ही रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हो सकती है। जानकारी के अनुसार ये बैठक भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समाधान खोजने के लिए विशेष प्रतिनिधि वार्ता के रूप में आयोजित की जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाओं के सफलतापूर्वक डिसएंगेजमेंट के बाद एक समाधान खोजना है।
गलवान संघर्ष के बाद ये पहली विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी। इसी तरह की आखिरी बैठक 5 साल पहले दिसंबर 2019 में हुई थी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इस वार्ता में आगे की बात के लिए संभावनाएं तलाशी जाएगी। इस दौरान बफर जोन बनाने पर भी बात हो सकती है, जिसके बाद कोर कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। इसमें दोनों देश सीमा पर स्थिति की अधिक स्थिरता और स्पष्टता को लेकर बात कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब अमेरिका से जय श्री राम, 5 एकड़ में अयोध्या राम मंदिर की तरह बनेगा भव्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका में भी रामलला की जय जयकार होगी। ह्यूस्टन के पियरलैंड में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। ह्यूस्टन के पियरलैंड में स्वामी सत्यानंद सरस्वती फाउंडेशन वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए 5 एकड़ क्षेत्र में फैले विशाल मंदिर का निर्माण कराएगा। मंदिर का निर्माण साल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस विशाल मंदिर का निर्माण 5 एकड़ क्षेत्र में होगा। केरल हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के रूप में फाउंडेशन का लक्ष्य 23 नवंबर 2025 को एक शक्तिशाली दिव्य स्थान पर बलालया प्रतिष्ठा समारोह आयोजित करना है। मंदिर निर्माण का पहला चरण 24 नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पहली बार बोले अमित शाह, ट्रूडो सरकार से मांगा सबूत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत सरकार का रुख भी साफ किया। उन्होंने भारत के नए कानून और जेल की सजा को कम करने जैसे मुद्दे पर भी बात की। अमित शाह से एक कार्यक्रम में जब लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के आरोपों को लेकर पूछा गया कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाया था कि लॉरेंस जेल में है और केंद्र सरकार के समर्थन पर कनाडा में हिंसा करा रहा है, तो उन्होंने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा कि विदेश मंत्री ने कनाडा सरकार को कहा है कि इस मामले में जो भी सबूत हैं वो हमारे सामने रखें, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जेल में अब अपराधियों की ओर से सजा की जगह मजा लेने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम 3 नए कानून लेकर आए हैं और देश की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी FIR हो, सुप्रीम कोर्ट तक आपको 3 साल के अंदर न्याय मिल जाएगी। किसी को भी जेल में बेवजह नहीं रहना पड़ेगा। अमित शाह ने जेल से कैदियों का बोझ खत्म करने और जेल में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर कहा कि हमने अपने 3 नए कानूनों में ये भी किया है कि जो पहली बार गुनाहगार है 1/3 सजा पूरी होती है तो जेलर की जिम्मेदारी है कि उसे जमानत दिलाकर बाहर निकालें। अगर दूसरी बार गुनाह किया है और 50% सजा काट लेता है तो ये भी जेलर की जिम्मेदारी है कि उसे जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी राजस्थान को देंगे 40,000 करोड़ की परियोजना की सौगात, दूर हो जाएगी पानी की संकट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को 40,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना की सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 11 नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके जरिए राजस्थान को जल अधिशेष वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पाटिल ने गुजरात के सूरत में सुची सेमिकॉन के सेमीकंडक्टर संयंत्र के उद्घाटन समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कंपनियों से भविष्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए जल संचयन पर काम करने की अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक तरफ PM मोदी तो दूसरी तरफ सिंधिया। संविधान के 75 साल पूरा होने पर कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, संसद में विपक्ष ने संविधान पर सवाल उठाया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद संविधान का सम्मान नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो उनकी पोल खोल दी है। अगर कोई संविधान को दिल में रख कर देश की सेवा कर रहा है तो वो सिर्फ PM मोदी हैं। दरअसल 16 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब देश की जनता भी जानती है कि संविधान की कॉपी हाथ में पकड़ना और संविधान के सिद्धांतों पर चलकर देश की सेवा करना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो वो PM मोदी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके। रक्षा सहयोग से लेकर बेहतर कनेक्टिविटी तक कई मुद्दों पर लिए अहम फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका ने सोमवार को अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है। दोनों देशों ने जल्द ही एक रक्षा सहयोग समझौते को
पूरा करने का संकल्प लिया। इसी के साथ बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइनों की स्थापना करके ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके इस समय भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात के दौरान व्यापक वार्ता की और कई निर्णय लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक में दो फाड़। उमर अब्दुल्ला के बाद अब अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस से कर लिया किनारा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के समय काम ठीक से किया गया है और बूथ पर काम करने वाले लोग मॉक पोल और गिनती के दौरान जांच करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है।